2 से 3 महीने पहले प्रशांत किशोर और जंसुराज की जो हवा बनाई गई, खास करके मीडिया के एक वर्ग द्वारा, वो थोड़ा संदेहास्पद है। देखिए, संदेहास्पद मैं इसलिए कह रहा हूँ गौरव, क्योंकि उस वक्त ये चीज़ें चल रही थी कि दिल्ली में जो लोग बिहारी रह रहे हैं, अगर उनको बोल दिया जाए बिहार में, तो वो तो पूर्ण बहुमत के साथ जंसुराज की जो है वो सरकार बना रहे थे। लेकिन एक भी सीट ना मिलना जंसुराज को ये दर्शाता है कि प्रशांत किशोर पूरी तरीके से, हालांकि मुद्दे उन्होंने उठाए, पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा बनाया उन्होंने, शिक्षा रोजगार का मुद्दा उठाया उन्होंने। वो गाँव में आप अभी भी अगर देखेंगे, जंसुराज जाकर के हर गांव में, प्रशांत किशोर खुद पदयात्रा किए थे, लगातार 3 सालों तक पदयात्रा की उन्होंने। हर गांव में जाकर के वो ये कह रहे थे कि भैया आपका जो बेटा है, आप उसके पैर में देखिए कि वो चप्पल नहीं है, फटा हुआ चप्पल पहन रहे हैं। तो लोगों के इमोशन को वो दरअसल पकड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ें ग्राउंड पे दिखी नहीं हमें। वो कह रहे थे कि भैया आपका जो इस बार जो वोट आप डालिएगा, वो इस बात पे डालिएगा कि आपका बेटा जो है आपके गृह जिले में आकर के ही काम करे, दिल्ली, गुजरात, है ना, और दूसरी जगहों पे हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पे जाकर के उसे काम ना करना पड़े। खास करके उन्होंने एक लाइन भी बोली जो अभी तक मुझे लगता है कि हर विपक्षी दलों ने उसको भुनाया, कि आप फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, अब वोट लीजिएगा बिहार से। तो ये बहुत लाइन प्रचलित भी हुई, मीडिया के हर वर्ग ने उसे उठाया, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। देखिए, उसके कई फैक्टर हैं। एक तो जातीय प्रधान बिहार में, मैं जातीय प्रधान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम विकास के कार्य करने के बाद भी आपको चुनाव जीतने के लिए बिहार में जातीय समीकरण साधने ही पड़ेंगे। बिहार वो राज्य है, अगर आप किसी व्यक्ति से पूछें कि आप विकास पे वोट कीजिएगा कि जाति पे वोट कीजिएगा, जाति पे वोट करेंगे। वो कहेगा कि भैया विकास कौन जाति के है। हाँ, तो बिहार जैसे जातीय प्रधान प्रदेश में अगर आप पलायन, रोजगार, शिक्षा की बात करेंगे तो लोग 10 मिनट ठहर के आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो वहां से जाएंगे तो वो जो आपकी बात है वो उसी जनसभा में रख के और छोड़ के और फिर अपने रास्ते चले जाएंगे। और जब वो बूथ पर जाएंगे तो वो खोजेंगे कि हमारी जाति यादव है, तो इस कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेचर लिस्ट है इसमें यादव कौन है, हमारी जाति भूमिहार है, तो इस कैंडिडेचर लिस्ट में भूमिहार कौन है, हम उसे वोट देंगे। बिहार में जाति से ऊपर उठकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और जहां तक प्रशांत किशोर के गर्त में जाने की बात है ना, देखिए उसमें कई बातें उन्होंने रोजगार, शिक्षा, पलायन, स्वास्थ्य, सारे मुद्दे उठाए जो बिहार के लिए जरूरी है, लेकिन ये सारे जन मुद्दे वो धरातल पर उस तरीके से नहीं उतार पाए जो मतदाताओं के दिलो दिमाग में घर कर जाए। बातचीत तो हो रही है, लेकिन ये उतनी तेज मुद्दे नहीं थे, ये उतने हावी मुद्दे नहीं थे जो वोटरों के दिमाग में बैठ जाए और ये जाके वोट में तब्दील हो जाए कि नहीं, प्रशांत किशोर कह रहे थे कि शिक्षा पर वोट देना है, बच्चों का भविष्य देखकर वोट देना है। ये उतना हावी नजर नहीं आया, ना उतना प्रभावी नजर आया कि लोग वोटर जाके इस मुद्दे पर वोट करें। दूसरी चीज का आकलन भी बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। और उस पे भी आते हैं। एक चीज हमने देखा कि नोटिफिकेशन जारी होने से पहले प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर था बिहार में। लोग बात कर रहे थे, न सिर्फ बिहार में बैठे लोग बल्कि बिहार से बाहर जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी कह रहे थे कि इस बार प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं बिहार की राजनीति में। लेकिन जब से टिकट बंटवारा शुरू हुआ, आंतरिक कलह शुरू हो गया। और चूंकि राजनीति के नौसिखुआ है, चुनाव की रणनीति बनाना और राजनीति करना दो अलग अलग चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति के नौसिखिया होने के कारण प्रशांत किशोर उस आंतरिक कलह को भाप नहीं पाए या फिर कंट्रोल नहीं कर पाए। और एक चीज और, मैं एक जगह उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है मनोज भारती, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। आप सोचिए कि उनको, वो जिस विधानसभा में जिस प्रत्याशी का प्रचार करने आए हैं, उनको ये तक नहीं पता था कि वो किस उस प्रत्याशी का नाम क्या है। तो आप ये समझ लिए कि प्रदेश अध्यक्ष किस तरीके से टिकटों का बंटवारा हो रहा है कि अपने प्रत्याशी का नाम नहीं पता है। तो जंसुराज में नंबर 2 का जो लाइन है ना नेताओं का, उसमें सिर्फ नंबर 1 में प्रशांत किशोर है और नंबर 2 की लाइन में कोई ऐसा नेता नहीं है जो 10,000, 20,000, 5,000, 7,000 की भीड़ों को संबोधित कर पाए। तो एक कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी जो है वो उसकी कमी देखने को मिली। दूसरी, जब से
राघोपुर से चुनाव न लड़ने की रणनीति पे जनसुराज ने काम किया कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। नकारात्मक प्रचार हो गया। इसका नकारात्मक प्रभाव ये गया कि जो उनके मूल कार्यकर्ता थे, जो उनके साथ युवा जुड़े थे, उनके अंदर एक सेंटीमेंट था कि भले हारे जीते लेकिन लड़ के हारना अलग बात है, मैदान छोड़ के भागना अलग बात है, उसका अलग नेगेटिव प्रभाव जाता है और लड़ के हारना उसका पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। हारते फिर से संघर्ष करते। अरे नीतीश कुमार चुनाव हारे शुरुआत का 2 चुनाव, क्या मुख्यमंत्री नहीं बने? 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ ठीक रहा तो फिर मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं हारे, लालू प्रसाद यादव चुनाव हार के सारण से, उनकी बेटी लगातार चुनाव हारी, राबड़ी देवी चुनाव हारी। आप देखिए उनके अंदर क्या है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। पेशेंस जो है ना राजनीति में बहुत जरूरी होता है। इंटरव्यूज में भी दिखता है किसी एक और सवाल उनके पे बहुत अंदर ज्यादा बिफर जाते हैं। उनके पास उस तरीके का पेशेंस नहीं है। और एक सबसे जो अहम चीज मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो दावा करते थे ना कि हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास 1.5 करोड़ बिहारी जो लोग हैं वो हमें समर्थन कर रहे हैं, जिसका उन लोगों ने पर्ची काटा था। जब सारे सीटों पर इसी बिहार पर उन्होंने कैंडिडेट उतारा, लेकिन वो प्रत्याशियों का चयन भी उस तरीके से नहीं कर पाए कि जातीय समीकरण क्या है, किस क्या प्लस पॉइंट है प्रत्याशी का, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्षेत्र में इसका क्या है। सर्वे तो उन्होंने बहुत कराया, उन्होंने पर्यवेक्षकों की टीम भेजी। हम लोग एक जगह कवर कर रहे थे, हमने देखा कि वहां सारे प्रत्याशी प्रतिज्ञा ले रहे थे मन से कि हम में से किसी को भी टिकट मिलेगा तो हम एक प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। लेकिन जब टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद देखने को मिला, कई वीडियोस भी आए थे कि प्रशांत किशोर का पैम्पलेट जलाया जा रहा है, किस तरीके से रोना धोना मच गया। तो आप देख सकते हैं कि आंतरिक कला और प्रत्याशी का चयन, ये दोनों डैमेज जो था उसको कंट्रोल करने में नाकाम नजर आई जनसुराज। कहीं ना कहीं जनसुराज की जो पूरी राजनीति थी कि एक व्यक्ति विशेष पे केंद्रित करके हाँ। पूरी राजनीति थी, वो प्रशांत किशोर को भी खा गई और उनकी पार्टी को भी खा गई। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में जो है वहाँ पे उमाकांत सिंह जी जो है बीजेपी से लगभग 4,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं जनसुराज के सबसे जो बड़बोले आप कह सकते हैं, है ना, सबसे जोशीले कह सकते हैं आप जनसुराज के, मनीष कश्यप तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। देखिए उसका कारण है, कारण ये है कि आप देखिए आज के समय में नेताओं को एक चीज नहीं समझ में आता, नेता अपना कद कैसे बड़ा मानते हैं पता है आपको? कि हमारे सोशल मीडिया पे 8 मिलियन फॉलोअर हैं और हमारे एक रील पे 12 मिलियन व्यूज जा रहा है, तो इसका मतलब कि मैं सबसे बड़ा नेता हूं इस पार्टी का। मनीष कश्यप के साथ भी दिक्कत यही वाली है, उनके रील तो खूब कटते हैं, वो खड़े हो जाएंगे, मैं मेरे खिलाफ केस हुआ, मैं तमिलनाडु में रहा, मैं ये करा, मैं वो करा, मैं जेल गया, मैं आपके लिए संघर्ष करता हूं, आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए। सोशल मीडिया तक तो सीमित है वो साइट ये, लेकिन धरातल पर वो चीजें कहां उतर पा रही हैं। जमीनी स्तर पर मनीष कश्यप उस तरीके से प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से प्रभावी होना चाहिए। उनसे अच्छा चुनाव कांग्रेस के अभिषेक रंजन लड़े, जिनका कोई शोर शराबा नहीं था। आपने देखा, हम लोग खुद भी गए थे बेतिया में और वहां अभिषेक रंजन की कोई बात हो रही थी, लेकिन आप देखिए कि उमाकांत सिंह को कोई टक्कर दे रहा है तो अभिषेक रंजन ही टक्कर दे रहे हैं। तो ये एक रणनीति होती है चुनाव लड़ना। चुनाव आप बड़बोलेपन से नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने के लिए आपके पास रणनीति होनी चाहिए और रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको चुनाव जिता सके। रणनीति ये नहीं होनी चाहिए कि हमको सोशल मीडिया पे ज्यादा व्यूज आ रहा है, हम खूब वायरल हो रहे हैं, हमारी खूब रील कट रही है, उससे राजनीति नहीं होती।